वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमिक्स के प्रकार हैं उनको हम देखने वाले हैं। इससे पहले एक क्लास आ चुकी है, अगर आप लोग उसको भी देखिए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए आज की शुरुआत करते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ पर इकोनॉमिक्स के प्रकार हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आधार 1 यानी कि बेस 1 के आधार पर इकोनॉमिक्स कैसे होती है। अन्य देशों के साथ व्यापार के अनुसार इकोनॉमिक्स जो है वो यहाँ पर दो प्रकार की है। पहला है खुली अर्थव्यवस्था यानी कि ओपन इकोनॉमी, दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आयात और निर्यात दोनों होता है, जबकि बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी के अंतर्गत आयात यानी कि इंपोर्ट नहीं होता है, निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट नहीं होता है। अब हम आपको बता दें कि आयात क्या होता है और निर्यात क्या होता है। आयात वे वस्तुएं हैं जो हम दूसरे देशों से अपने देश में मंगाते हैं। निर्यात वो है जो हम अपने देशों की वस्तुओं को दूसरे देशों में बेचते या फिर भेजते हैं, वो होता है निर्यात। खुली अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात दोनों होता है। नोट करने वाली बात है, संसाधनों का वितरण सभी देशों में होने के कारण वर्तमान में सभी देश खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि आयात निर्यात अब पूरे वर्ल्ड में होता है, तो जो सारे देश हैं वर्ल्ड में वो सब खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा आधार देख लेते हैं जिसके अनुसार इकोनॉमिक्स के प्रकार बताए गए हैं। दूसरा बेस है बेस 2, आधार 2। यहाँ पर संसाधनों पर स्वामित्व के आधार पर यानी कि ओनरशिप रिसोर्स के आधार पर इकोनॉमिक्स के प्रकार बताए गए हैं और ये 3 टाइप्स के हैं। पहला है पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिज्म, समाजवादी, और तीसरा है मिश्रित यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले हम देख लेते हैं पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिज्म इकोनॉमी के बारे में। पूंजीवादी में स्वामित्व जो है ये निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के पास यहाँ पर इसका स्वामित्व होता है। इसके एग्जाम्पल हैं USA और यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर सरकार की भूमिका कम होती है और इसके जनक हैं एडम स्मिथ। पूंजीवादी यहाँ पर अर्थव्यवस्था के जनक हैं। यहाँ पर राज्य का हस्तक्षेप सिद्धांत कार्य करता है। मांग आपूर्ति सिद्धांत भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही कार्य करता है। मांग आपूर्ति सिद्धांत क्या है? अगर डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पर प्राइस भी बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। यही है मांग आपूर्ति सिद्धांत। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा अधिक होती है क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर है तो प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है कि ज़्यादा होगी। और यहाँ पर उद्देश्य जो है वो होता है अधिकतम लाभ, इसका उद्देश्य है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है तो वो सिर्फ लाभ के लिए कार्य करता है, तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है अधिकतम लाभ। अब हम बात कर लेते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। यहाँ पर स्वामित्व जो है ये सरकार के पास होता है। इसके एग्जाम्पल हैं USSR, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, और USSR जो पहले यहाँ पर रशिया जो वर्तमान में है ये पहले USSR था, ये सब टूट गया है तो अब अलग अलग हो गए हैं। इसके जनक हैं कार्ल मार्क्स। यहाँ पर कार्ल मार्क्स जो हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं। कार्ल मार्क्स की एक फेमस बुक है, उसका नाम है दास कैपिटल। इनकी बुक है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। यहाँ पर संसाधनों का समान वितरण होता है। प्रतिस्पर्धा यहाँ पर होती नहीं है क्योंकि सरकार का एकाधिकार यहाँ पर होता है, तो प्रतिस्पर्धा होने का सवाल ही नहीं होता है। अधिकतम कल्याण एकमात्र इसका उद्देश्य होता है। 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी इसी अर्थव्यवस्था यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। अब हम देख लेते हैं मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था माने यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी में स्वामित्व जो है सरकार और निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों के पास होता है। आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर जो स्वामित्व है ये चेंज होता रहता है। भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि खुली, यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक हैं किन्स। किन्स यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी के जनक हैं। इनकी बुक जो है वो हमने पिछली क्लास में कवर किया, आप लोग उसको भी देखिए। इसके एग्जाम्पल हैं परमाणु क्षेत्र सरकार के पास है, आप लोग जानते ही हैं। बस और परिवहन सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के पास हैं।
तो यहाँ पर मिक्स्ड में सरकार और निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर दोनों की भागीदारी होती है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि सरकारी बसें भी चलती हैं, प्राइवेट बसें भी हैं, तो यहाँ पर दोनों लोग यहाँ पर मिलजुल के कार्य करते हैं। यहाँ पर आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो की जाती है। आगे देखते हैं। तीसरा आधार है इकोनॉमी को डिवाइड करने का। यहाँ पर तीसरा आधार है यानी कि बेस 3, विकास के आधार पर इकोनॉमी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विकसित इकोनॉमी यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी, विकासशील अर्थव्यवस्था, और डेवलपिंग इकोनॉमी, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था यानी कि लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी। इनको बांटने के यहाँ पर 4 जो हैं वो आधार लिए जाते हैं। इनको पहले हम बताते हैं आपको। पहला है औद्योगिकीकरण, दूसरा है तकनीक, आधारभूत संरचना, प्रति व्यक्ति आय। इनके आधार पर ही डेवलप्ड, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। जहाँ पर जैसा है उनको उसी कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कि औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पर जो डेवलप्ड इकोनॉमी जहाँ पर होगी वहाँ पर हो चुका होगा। तकनीक भी यहाँ पर हाई होगी डेवलप्ड इकोनॉमी में। आधारभूत संरचना भी हाई है। प्रति व्यक्ति आय ये भी यहाँ पर हाई होगी। इसके एग्जाम्पल हैं यूएसए और यूरोप के जो देश होते हैं, यहाँ पर ये विकसित यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है विकासशील, डेवलपिंग जो इकोनॉमी है इसके अंतर्गत औद्योगिकीकरण यहाँ पर चल रहा होगा यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर चल रहा है। तकनीक यहाँ पर मीडियम कैटेगरी में आएगी। आधारभूत संरचना भी यहाँ पर अच्छा होगा और मीडियम कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ पर मीडियम होगी। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं ब्रिक्स कंट्रीज़। ब्रिक्स कंट्रीज़ एक ग्रुप भी है, इसमें उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं आती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ यहाँ पर आती हैं डेवलपिंग इकोनॉमी के अंतर्गत। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। आपको बता दें कि ब्रिक्स का हाल ही में सम्मेलन, 15वां सम्मेलन जो है ये साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था। वहाँ पर 6 देशों को यहाँ पर ब्रिक्स में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया था और इनकी सदस्यता 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाली थी, लेकिन अर्जेंटीना ने यहाँ पर पुल आउट कर लिया, मतलब यहाँ से वापस अपना जो पक्ष है इसको खींच लिया है कि अब ये इसमें शामिल नहीं होंगे। उसके बाद पाकिस्तान ने यहाँ पर शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, जैसा भी अपडेट होगा हम आपको बाद में बताएंगे। जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंतर्गत ये सब आती हैं। अब हम देखते हैं अल्प विकसित यानी कि लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी के अंतर्गत। यहाँ पर औद्योगिकीकरण जो है अभी शुरू हुआ है यहाँ पर हुआ। तकनीक जो है यहाँ पर लो होगी। आधारभूत संरचना भी यहाँ पर लो है। प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर निम्न स्तर की होगी। इस एग्जाम्पल हैं अधिकांश जो अफ्रीकन देश हैं ये सब अल्प विकसित इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर निष्कर्ष जो निकल के आता है कि भारत क्या है। भारत जो है खुली अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत को यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी कहा जाता है, जो कि विकासशील जो देश हैं इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी कहते हैं। भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वर्तमान में है और 1-2 साल में भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर। नेक्स्ट है विश्व बैंक के अनुसार भारत लोअर मिडिल इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। भारत जो है लोअर मिडिल इकोनॉमी है विश्व बैंक के अनुसार। यहाँ पर विश्व बैंक ने 1 जुलाई 2023 से यहाँ पर कंट्रीज़ को डिवाइड करने के लिए एक आधार दिया है, वो आपको हम बताते हैं। लो इनकम कंट्रीज़ वो कंट्री होती हैं जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय $1335 से कम होती है। लोअर मिडिल कंट्री यानी कि लोअर मिडिल कंट्री इकोनॉमी जो है वो होती हैं जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय $1135 से $4465 होती है। भारत जो है लोअर मिडिल कंट्री यानी कि लोअर मिडिल इकोनॉमिक कंट्री में आता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनको हम समझ लेते हैं क्या होता है। ग्रोथ यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इसके अंतर्गत मात्रात्मक परिवर्तन होता है।
सिर्फ यहाँ पर मात्रात्मक परिवर्तन है, केवल यहाँ पर मात्रात्मक परिवर्तन होगा, यानी कि क्वांटिटेटिव चेंज यहाँ पर होगा। इसमें क्या है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जीडीपी में 6% की वृद्धि हुई तो यहाँ पर मात्रा ही बढ़ रही है। इसका मापन क्या है, प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ पर आर्थिक वृद्धि मापी जाती है। आर्थिक विकास की बात करें तो इसके अंतर्गत मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन यहाँ पर दोनों आते हैं। ये बड़ा वाला सर्किल आप देख पा रहे हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों आते हैं किसमें, आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। मात्रात्मक क्वांटिटी, गुणात्मक यानी कि क्वालिटी भी इसको मापा जाता है इसके अंतर्गत। इसके एग्जाम्पल हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि में विकास जो है ये आर्थिक विकास के अंतर्गत आता है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी इसके अंतर्गत मापा जाता है। इसका बेस्ट मापन है HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब हम HDI के बारे में देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इसको जारी करता है UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी शुरुआत 1990 में होती है। HDI का निर्माण महबूब अल हक पाकिस्तान के हैं, अमर्त्य सेन जो कि भारत के हैं इन्होंने किया था। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये पहले भारतीय बने थे जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दूसरे भारतीय जो कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नोबेल पुरस्कार पाने वाले हैं वो हैं अभिजीत बनर्जी। इनको 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मापने के 3 आधार हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। 3 आधार में पहला आधार है साक्षरता यानी कि लिटरेसी, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम, तीसरा है जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी। भारत में जीवन प्रत्याशा को नवजात के जन्म के साथ ही औसत जीवन अवधि का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्कोर जो इसके अंतर्गत दिए जाते हैं उनको देखते हैं। यहाँ पर 0 जो है, 0 वर्स्ट यानी कि सबसे बेकार है और 1 जो है ये बेस्ट स्कोर होता है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 0.55, 0.7 और 0.8। 0 से 0.5 तक निम्न स्तर है, मध्यम आता है 0.5 से 0.7 तक, जो 0.7 से 0.8 तक उच्च है, उसके बाद अति उच्च। यहाँ पर 1 जो है ये बेस्ट हो जाता है। HDI इंडेक्स 2022 की बात करें तो भारत यहाँ पर 132वें नंबर पर था। भारत का स्कोर 0.633 था और भारत जो है मध्यम कैटेगरी के अंतर्गत आया था। टॉप पर यहाँ पर स्विट्जरलैंड था और सबसे लास्ट 191 नंबर पर साउथ सूडान था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम GDP, नेशनल इनकम, GNP, NNP इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर करेंगे। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने फ्रेंडों को भी भेजें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।